हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बंशीधर चौधरी एक बार फिर से एसएमएस साइंस स्कूल उदयपुर वाटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट की यदि बात की जाए, विद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। वैद्युत क्षेत्र आवेश के बारे में हमने कंप्लीटली अध्ययन कर लिया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने ज्ञात कर ली। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के बाद में आपने अपने डायपोल के बारे में हमने बिंदु आवेश पढ़ा। फिर उसके बाद में दो आवेश लिए, दो आवेशों के कारण बनने वाली अवस्था को द्विध्रुव कहा और द्विध्रुव से संबंधित सारी घटनाएं हमने पढ़ ली। अब अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक चलता है सतत आवेश वितरण। बताना चाहूँगा माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर में अपना एक सेकंड चैप्टर अलग हुआ करता था, जिस सतत जहाँ से अपने पास में गाउसियन लॉ आपका चलता था और उसके एप्लीकेशन चलते थे, उसमें सतत आवेश पर पढ़ने होते थे। अब एनसीईआरटी में ये चीज़ कमांड है, तो यहाँ पे आप देखना चाहेंगे कि सतत आवेश वितरण होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रकृति में सिर्फ 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, रेखीय, पृष्ठीय और आयतनिक, अर्थात एक विमीय, जिसमें क्या हो, एक विमा हो। मैं कह सकता हूँ मार्कर मेरे पास में क्या है, एक अपने पास में एक विमीय राशि है। तो यहाँ सतत आवेश वितरण पढ़ेंगे तो आवेश का वितरण भी हम 3 प्रकार से करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं एक विमीय राशि, फिर बात करता हूँ द्विविमीय। द्विविमीय की यदि बात करें तो पृथ्वी पर आपका चलना कौन सी स्थिति है, द्विविमीय। एक विमा आपकी पृथ्वी है, दूसरी विमा आप खड़े हैं, वो द्विविमीय। या अपने पास में ये बोर्ड जो है वो क्या है, द्विविमीय राशि है। फिर त्रिविमीय की बात की जाए, यदि इस मार्कर को मैं लीनियर रेखा न समझ के सिलेंडर मान लूं, इसे यदि मैं सिलेंडर मान लेता हूं तो ये अपने पास सिलेंड्रिकल व्यवस्था आती है, वह क्या है, त्रिविमीय। या मैं आपके सामने ये अपने पास में एक घनाभ है, ये घनाभ भी क्या है, त्रिविमीय राशि। एक विमा, 2 विमा और 3 विमा। त्रिविमीय में कितनी होती हैं, 3 विमाएं होती हैं। द्विविमीय में कितनी विमा होती हैं, 2 विमा होती हैं। एक विमीय में कितनी विमा होती है, 1 विमा होती है। तो यहाँ प्रकृति में 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं अधिकतम, और उन तीनों प्रकार की वस्तुओं को हमें आवेश का वितरण अलग प्रकार से करके आज देखने वाले हैं। सबसे पहले बात है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण बोले तो जैसा नाम वैसा काम। आपके मैथ्स के गुरुजी कहते हैं मैथ्स इज मैजिक, मैथ्स से क्या है, जादू है। ठीक उसी प्रकार से अपनी फिजिक्स भी क्या है, एक बहुत इजी सा पार्ट है आपके एजुकेशन का, जिसे हम कह सकते हैं जैसा नाम वैसा काम। नाम के अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपकी कंप्लीट फिजिक्स आ जाएगी, बाकी फिजिक्स में कुछ है ही नहीं। देखिएगा यहाँ पे सतत का मतलब होता है लगातार या समान रूप से, लगातार या समान रूप से। मैंने कोई वस्तु अपने पास में है, कोई तार मेरे पास है और इसे मैं प्लस क्यू आवेश देता हूँ, तो यह संपूर्ण आवेश क्या करेगा, इसके ऊपर समान रूप से फैल जाता है। इसे क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण। तो परिभाषा आपकी तैयार हो गई, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा समझिए। सतत का मतलब क्या होता है, लगातार। अर्थात यदि किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उस वस्तु पर समान रूप से फैल जाता है। इसे क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। ये सतत आवेश वितरण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। वह कौन कौन से, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आपका आयतन आवेश वितरण। तीनों को एक साथ ही ले लेता हूँ मैं, बहुत इजी है। इसमें आपको क्लास के बाद में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्लास में ढंग से ध्यान दीजिएगा, एकदम एक साथ आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ नंबर 1, वो है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। दूसरी बात करेंगे अपने पास में पृष्ठीय सरफेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पृष्ठीय आवेश
वितरण। और तीसरे पार्ट की यदि हम बात करेंगे तो आपका कौन सा पार्ट होगा, आयतन आवेश वितरण। पूरी पृथ्वी को आपने सिर्फ 3 पार्टों में 3 शब्दों में समेट दी है। इसके अलावा प्रकृति में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं होती है जिसे आप आवेश दोगे या जिस पर आवेश का वितरण करने वाले। सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण फिर से वही बात आती है, जैसा नाम वैसा काम, परिभाषा रटनी नहीं है। जब किसी तार को, तार एक रेखा ही तो है, ये तार ही है मान लो, जब किसी तार को या किसी एक रेखा को या किसी एक अक्ष को, अक्ष कौन सी, अक्ष ले लो, चाहे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, जब किसी तार को या एक रेखा को या किसी एक अक्ष को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उस रेखा पर, अक्ष पर या तार पर समान रूप से फैल जाता है। इसे ही सतत आवेश वितरण कहते हैं। समझ गए क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी एक अक्ष को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उस पर समान रूप से फैल जाता है। इसे ही सतत आवेश वितरण कहते हैं। देखिएगा, अब बात करते हैं रेखीय आवेश घनत्व की। रेखीय आवेश घनत्व की तो मैं यहाँ पे दूसरी बात अपने पास में हेडिंग डालता हूँ, रेखीय आवेश घनत्व। बहुत ईजी है घनत्व भी। रेखीय आवेश घनत्व को लेमड़ा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लेमड़ा से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा, एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश ही, एकांक लंबाई किसी तार की ले रहे हैं तो मैं कहूँगा तार की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश ही, बेसिक बाइफरकेशन बता रहा हूँ, चिपक मत जाना, बाकी नोट्स में आराम से ढंग से लिख के भेजूंगा आपके पास। किसी तार के एकांक या रेखा के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश ही रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। देखिएगा, रेखीय आवेश घनत्व एक बात बोले तो कौन, लेमड़ा इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी एल। लेमड़ा इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी एल। डी क्यू क्या है? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। डी एल क्या है? अल्प लंबाई ले ली तार की, टोटल तार की एल लंबाई थी तो अपने पास में मैंने इसको क्या लंबाई ले ली? अल्प। ठीक से समझिएगा इसको। चलो ये ले लेते हैं अपने पास में तार। इस तार को मैंने प्लस क्यों आवेश दिया? संपूर्ण आवेश इस तार के ऊपर समान रूप से फैल गया। तार की लंबाई क्या थी? एल लंबाई थी। मैंने इस पे एक अल्पांश ले लिया, अल्प अंश ले लिया, जिसकी लंबाई क्या दे दी मैंने? डी एल लंबाई दे दी भैया। ये लो, अब टोटल पे आवेश क्यों था तो डी एल लंबाई पे क्या आ जाएगा? डी क्यू। अल्पांश पे आवेश का मान क्या जाएगा? डी क्यू। तो अपने पास में क्या हो जाएगा? लेमड़ा इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी एल आ जाएगा। ओके, यहाँ से यदि इसकी विमा आपको निकालनी है तो आवेश की विमा क्या होती है? ए टी अपॉन में लंबाई, एक अपने पास में कौन सी राशि है? मूल राशि है, तो लंबाई की विमा होती है एल फॉर लेंथ। इसकी विमा ए टी हो गई, इसकी विमा एल हो गई। एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स में हो जाएगा, अर्थात इसकी विमा अपने को क्या प्राप्त होगी? ए टी एल की पावर -1 अटल इनवर्स। बहुत इजी तो है। आवेश की विमा एम्पेयर इंटू सेकेंड, आवेश का मात्रक होता है, उसकी विमा एटी हो गई। एल फॉर लेंथ, लंबाई है, लंबाई की विमा एल होती है तो एटीएल। यदि इसको हम सही तरीके से ले तो क्या आएगा? एम की पावर 0, एल की पावर -1, टी की पावर 1, ए की पावर 1। ये स्थिति आने वाली है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली अपने को याद रखना है, वैसे कोई नहीं पूछता आपको
लेकिन अपने को याद रखना है, बहुत सिंपल है। यदि मेरे को डी क्यू का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, लेमड़ा इंटू डी एल हो जाएगा। समीकरण नंबर दे दो इसे 1। डी क्यू निकालना है तो ये इधर जाके गुणा में हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं इसके इस तार पे लगने वाले कोई बल की बात करते हैं। क्या मैंने क्या कर दिया, ये तार अपने पास में लिया और इस तार के पास में यहाँ से हमने एक आर दूरी के ऊपर परीक्षण आवेश क्या ले लिया मैंने, क्यू नोट। ये यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा नीचे, डी क्यू इक्वल टू लेमड़ा इंटू डी एल। बोर्ड इसलिए छोटा पड़ रहा है थोड़ा सा आपके, क्योंकि आज सारी चीज़ एक बोर्ड में ही बताने वाला हूँ। कंपेयर में आपके इजी वे में याद हो जाएगा कि आपको एक को याद करना पड़ेगा, तीनों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। देखिएगा यहाँ पे अपने पास में आर दूरी के ऊपर कोई परीक्षण आवेश मैंने क्यू नोट ले लिया। यहाँ पे ये ए बी कोई अपना अल्पांश है, ए बी अल्पांश के ऊपर यहाँ यदि बात करूँ तो डी क्यू आवेश है जिसकी लंबाई डी एल होगी अल्पांश की, टोटल लंबाई तार की क्या है, एल है। तो इस आर दूरी पर रखे परीक्षण आवेश के कारण इस तार पर लगने वाले बल का मान हमें निकालने वाले हैं। तो अपने एक कुलाम बाबा आए थे, जस्ट हमने पहले पढ़ा था, कुलाम बाबा ने कहा था 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण आप ज्ञात कर सकते हो। तो उन्होंने अपना नियम दिया था, लॉ दिया था, जिसमें कहा कि नहीं 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये अपने को प्राप्त हुआ था, क्या होता, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ऐसा ही कुछ प्राप्त हुआ था। यहाँ अपने को निकालना है तो अल्पांश के ऊपर लगने वाले बल निकालूंगा, क्योंकि संपूर्ण तार की लंबाई का हमें कोई पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले अल्पांश के ऊपर लगने वाला बल निकाल लेंगे और फिर क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे, जिसमें सब कुछ समाहित हो जाएगा। तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डी एफ इक्वल टू के सॉरी आपके एक आवेश क्या है, डी क्यू, दूसरा आवेश क्या है, क्यू नोट, अपोन में दूरी क्या है, आर, तो आर का स्क्वायर। ये दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। या इसमें मान और रख लेते हैं, डी क्यू का मान रखते हैं लेमड़ा इंटू डी एल। तो डी एफ इक्वल टू के का मान क्या होता है, 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, चूँकि के इक्वल टू 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है, जिसका मान 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपोन में कुलाम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता है, जो अपने पास क्या कहेंगे, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है, कुलाम स्क्वायर अपोन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो देखिएगा अपने पास डी एफ इक्वल टू 1 अपोन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्यू नोट एज इट इज अपोन में आर स्क्वायर मैंने लिया, क्यू नोट के गुणा में दूसरा अपने पास डी क्यू का जो मान है वो क्या मान होगा, डायरेक्ट रख दूं मान या नहीं रखूं, चलो इसको कर दो समीकरण नंबर 2 दे दो और लिखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से डी एफ इक्वल टू 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या होगा, क्यू नोट अपोन में आर स्क्वायर और डी क्यू का मान था लेमड़ा इंटू डी एल। ये लो भैया समीकरण नंबर दिया 3। ध्यान रखना कोई पार्ट अपने पास अल्फा आ रहा है जिसके आगे डी डेल ये अपने पास में लिखे होते हैं, तो उसका हम क्या करते हैं, अल पार्ट से संपूर्ण पार्ट ज्ञात करने के लिए उसका क्या कर देते हैं, समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। हम बात करेंगे फिर से कभी, क्योंकि 11वीं क्लास में आप बहुत अच्छे से बताया था समाकलन के बारे में कि कब हम समाकलन करते हैं और कब हम अवकलन करते हैं। फिजिक्स में 2 ही बातें अपने को परेशान करती हैं, सर इसका आपने समाकलन ही क्यों किया, सर इसका आपने अवकलन ही क्यों किया। अवकलन वाली राशि का समाकलन कर सकते थे, सर इसका अवकलन भी तो कर सकते थे, तो समाकलन ही क्यों किया जाता है, अवकलन ही क्यों किया जाता है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। और फिर यदि किसी के प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली डिस्कस कर लेना, आपको बेटा बता दिया जाएगा कि इसका समाकलन ही क्यों कर रहे हैं। देखिएगा डी एफ इक्वल टू 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट,
ऑफलाइन क्लासेज में मैं आपको डेफिनेटली कंप्लीट बता के आगे बढ़ूंगा कि समाकलन क्यों कर रहे हैं। तो कोई स्टूडेंट्स 11th क्लास में ये दिन खो चुके हैं, ये बातें खो चुके हैं, उन्हें प्राप्त हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे डरे नहीं। ये लो मेरे तो 11th क्लास पे गई, अब मैं कि मेरे क्यों सी तेरे क्यों गुण में भाई, आजा तैयार हूँ तेरे लिए, कंप्लीट करवाऊंगा। देखिएगा समीकरण 3 का कहाँ से कहाँ तक, तार की मिनिमम लंबाई क्या है 0, मैक्सिमम लंबाई क्या है L, तो 0 से L तक समाकलन करने पर 0 से L तक समाकलन करते हैं तो अपने पास में इंटीग्रेशन df इक्वस टू 1/, जो कांस्टेंट उनका समाकलन होता नहीं है तो अपने पास में अवकलन 0 होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे लेमड़ा अपने पास में है, उसका भी कुछ नहीं होने वाला है, तो मैं लेमड़ा को भी इधर बाहर ही ले लेता हूँ, तो लेमड़ा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पे क्या आज बचा अपने पास में डी एल बचा, जिसका 0 से एल तक क्या करेंगे समाकलन करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। तो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं, डी एफ 0 से एफ तक समाकलन होगा, 0 से एफ तक समाकलन होगा, 0 से एफ तक समाकलन हो रहा है किसी राशि का, तो उसका हमें पता है डायरेक्टली क्या कर देते हैं ऐप कर देते हैं। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस में आपको इंटीग्रेशन करके बताएंगे कि इसका ऐप कैसे होगा, बताया हुआ भी है, प्रीवियस में क्लास ले चुके हैं, उनको तो सब पता है। तो यहाँ पे समय के अभाव में मैं डायरेक्टली आपको बताना चाहूँगा ऐप इक्वस टू लेमड़ा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर, और इसका भी समाकलन अपने पास में डायरेक्टली यदि करते हैं तो क्या हो जाता है एल हो जाता है, अन्यथा हम इसको इसी फॉर्म में रख देते हैं क्योंकि आगे अपने को इसी फॉर्म में काम है, ज़्यादातर मोस्टली इसी फॉर्म में काम आता है, इसलिए इन दोनों के मध्य लगने वाले बल का मान ये प्राप्त हो गया एफ का मान। ओके, कौन से समाकलन पढ़ रहे हैं हम, निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। मैथ्स में कौन से समाकलन पढ़ते हैं, अनिश्चित समाकलन पढ़ते हैं। अनिश्चित में क्या आता है आगे अपने पास प्लस में सी आ जाता है, कांस्टेंट सी आता है। चलो उसके बाद में करेंगे, इतना क्लियर है, करवा देंगे। कुछ बायोलॉजी के विद्यार्थी होंगे उनकी समस्या आ रही होगी सर में हमारा समाकलन कैसे होगा, बेटा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका समाकलन बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया जाएगा, क्लासरूम में करवाया जाएगा, डाउट काउंटर पे पर्सनली आपका करवाया जाएगा। चिंता क्या होती है, चिता होती है, इसलिए चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता अपने पास में करनी ही नहीं है। चिंता ऐसी डाकनी काट के ले जा खाए, वैद बेचारा क्या करे, कब तक दवा लगाए। अब देखिएगा आपको किसी वैद्य के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप एसएमएस में होते हो तो आपको पता ही है राजस्थान में एसएमएस की क्या वैल्यू है। देखिएगा फिर पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठ में यहाँ पे एक पृष्ठ की हम बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे, पृष्ठ की। पृष्ठ आपके पास में दिख रहा है, ये बोल्ड जो है अपने पास में क्या है, एक पृष्ठ है जिसमें दो अक्सिस अर्थात किन्हीं दो अक्षों एक्स वाई वाई जेड या जेड अक्ष को या किसी पृष्ठ को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उस पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, उसे ही पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। मेरे पास में एक पृष्ठ लिया मैंने, कोई ये आयत ले लिया और इसे आवेश दिया, संपूर्ण आवेश इस पृष्ठ के ऊपर समान रूप से फैल गया। ले लो भैया, ये अपने पास में पी क्यू आर एस अपने पास पृष्ठ था, इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया था, प्लस क्यू आवेश देते संपूर्ण पृष्ठ में समान रूप से फैल गया। कोई मैं यहाँ पे बिंदु लेता हूँ और इस पर हमने क्या ले लिया, एक मैं अल्पांश ले लेता हूँ, ये अल्पांश ले लिया, छोटा नाम दे दिया मैंने इसको, कोई ए बी नाम दे दिया। वही इस ए बी अल्पांश से आर दूरी के ऊपर वही क्या क्यू नोट अपने पास परीक्षण आवेश रखेंगे और
ये वाला ए बी जो है इस पर टोटल आवेश क्यों था, ए बी पे आवेश क्या आ जाएगा, डी क्यों आवेश आ जाएगा। तो पहले परिभाषा, पृष्ठीय आवेश वितरण की यदि बात की जाए तो क्या होगा, जब किसी पृष्ठ को या दो अक्षों को आवेश दिया जाता है तो समान रूप से उस पर वितरित हो जाता है, इसे ही पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और पृष्ठीय आवेश वितरण की बात की जाए, अब पृष्ठीय आवेश घनत्व है, फिर बात किसकी करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है बेटा सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा। यहाँ क्या था, लेमड़ा, वही परिभाषा। एकांक लंबाई की जगह क्या लिखोगे, एकांक पृष्ठ। एकांक पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है, अपने पास में पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है, आवेश की मात्रा। देखिएगा, सिग्मा इक्वल्स टू वही स्थिति डी क्यू अपॉन में पृष्ठ क्या है, एस पृष्ठ है, तो यहाँ पे अल्प पृष्ठ क्या होगा, ये वाला डी एल लंबाई थी, यहाँ पे एस पृष्ठ था, ये क्या हो जाएगा, डी एस पृष्ठ हो जाएगा। तो ये लो अपने पास में डी एस, डी क्यू अपॉन में डी एस। एकांक पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। फिर से बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा नाम वैसा काम। जिस वर्ड के पहले एकांक लग जाता है फिजिक्स में, उसको अपोन में रख दो, आपका काम क्लियर हो जाएगा। एकांक पृष्ठ, एकांक पृष्ठ बोले तो अपने पास में पहले तो अल्प पृष्ठ बात आ गई, तो अल्प क्या, डीएस। एकांक वर्ड आ गया तो 1 अपोन में डीएस में उपस्थित आवेश क्या आवेश है, डी क्यू। उपस्थित आवेश ही पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। और यहाँ पे यदि मेरे को डी क्यू का मान निकालना है तो डी क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस। समीकरण नंबर 1। यहाँ से इसकी विमा निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे। आवेश का मात्रक कुलाम होता है और पृष्ठ का मात्रक बोले तो मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कुलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आवेश की विमा 80 होती है, इसकी विमा एल, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, तो अपने पास में क्या हो जाएगी, ATL की पावर -2। वहाँ अटल इनवर्स था, यहाँ अटल की पावर -2। अटल मतलब लेग की पावर देखना, एल की पावर पूरे की मत लगा देना। ये लो अपने पास समीकरण। ये काम देखो वही काम कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे। ये किया, ये किया, ये किया, ये भी कर दिया, ऐसा किया, ऐसा हो गया, बाकी कुछ नया है ही नहीं। अब क्या करते हैं, इस के कारण लगने वाला बल, मैं कहता हूं किसके कारण, किसी परीक्षण आवेश Q नोट के कारण पृष्ठ पर लगने वाला बल का मान। तो फिर से अपने कुलाम बाबा याद आते हैं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए कुलाम बाबा नियम दिया था। तो बल आवेश के लिए तो अल्पांश के लिए क्या होगा, वही डी एफ इक्वल्स टू के क्यू। क्यों क्या है अपने पास में, कौन सा, डी क्यू, सॉरी डी क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, डी एफ इक्वल्स टू, समीकरण इसको दे दो, वही काम। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बात की जाए तो डी एफ इक्वल्स टू के का मान डायरेक्ट लिख दूँ, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर इंटू डी क्यू का मान क्या है, सिग्मा इंटू डी एस है। समीकरण नंबर क्या प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। फिर से यहाँ पे डी एस आ रहा है, ये भी डी में है, अल्प हैं, इनका मान संपूर्ण ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 का कहाँ से कहाँ तक, 0 से s तक समाकलन करने पर, 0 से s तक समाकलन करते हैं तो यह तो आ जाएगा 0 से f हो जाएगा इस साइड का, उस साइड कोस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, कोस्टेंट का समाकलन होता नहीं है। तो आपके क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में लिख दूँ डायरेक्ट, सिग्मा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे 0 से s तक किसका, डी एस का समाकलन करेंगे। एस की फॉर्म में सब कोस्टेंट है, ध्यान रखना, वैसे भी कोस्टेंट है। यदि एस की फॉर्म में देखते तो कोस्टेंट है ही। यहाँ पे क्या था, एफ इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर 0 से एस डी एस। फिर से आ गई समीकरण नंबर 4। क्या ऐसा ही है, कुछ नया किया, नो बिल्कुल नहीं किया सर।
नया तो हम करते ही नहीं हैं, हम तो पुराने पे चर्चा करते हैं, और पुराने पे चर्चा करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फिर बात आती है एक्स, सॉरी कहाँ दिखाया नहीं क्या आपको, 3 एक्सेस अपने पास में, एक्स वाई या फिर जेड में, फिर एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स। अब क्या कर लेते हैं, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस ले लेते हैं। किसी घन, ये कमरा अपने पास में है, घनाभ है, किसी घन घनाभ को हम देंगे, या किसी बोतल को, किसी बाल्टी को, आप क्या आयतन वाली जो वस्तु है उसे यदि आवेश देंगे तो संपूर्ण आवेश उसके आयतन में समान रूप से फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जब किसी त्रिविमीय वस्तु को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उस वस्तु पर समान रूप से फैल जाता है, उसे ही आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो देखिएगा आयतन आवेश वितरण की यदि बात की जाए तो फटाफट क्लास में समस्या आ जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो देखिएगा, ये लो भैया, ये मैंने क्या बना दिया, एक घनाभ बना दिया जिसके एक्स वाई जेड तीनों तल हैं अपने पास में। अब इनको प्लस क्यों आवेश दिया जाता है, संपूर्ण आवेश इनके ऊपर समान रूप से फैल जाता है, कुछ भी तो नहीं है, वही काम करेंगे। यहाँ पे भी क्या लेंगे, एक अल्पांश लेंगे, अल्पांश से यह वाला किसका, इसका आयतन v था, अब की बार अल्पांश लेंगे, उस अल्पांश का आयतन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। देखना ये अल्पांश मैंने एक त्रिविमीय स्थिति में लेंगे, अल्पांश में लेंगे तो ये लो अल्पांश, और अल्पांश का आयतन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। इस अल्पांश टोटल पे आवेश प्लस क्यों था, इस पे आवेश क्या आ जाएगा, d क्यों आवेश आएगा, वही r दूरी पे है, और क्या है, क्यू नोट परीक्षण आवेश ले लेते हैं। अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा भैया, जब किसी आप त्रिविमीय वस्तु को आवेश दिया तो संपूर्ण आवेश उसमें समान रूप से फैल जाता है, आयतन आवेश वितरण कहलाता है। आयतन आवेश घनत्व की बात की जाए तो एकांक लंबाई की जगह क्या करोगे, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा ही क्या, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है, और इसे प्रदर्शित करते हैं रो से। किसे प्रदर्शित करते हैं, रो से। एकांक आयतन में उपस्थित, तो एकांक आयतन dV, उपस्थित आवेश dQ, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। किससे प्रदर्शित करते हैं इसे, आपके रो से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब हो जाएगा, तो कूलाम पर मीटर क्यूब वीमा क्या हो जाएगी, mL(10⁻³ हो जाएगी, सॉरी क्योंकि ml अटल की पावर -3 हो जाएगी। ओके क्लियर है। अब आगे वही काम करेंगे जो इसके लिए करते हैं, नया कुछ नहीं, dQ = रो इंटू dV, समीकरण नंबर 1 हो गया, वही काम करेंगे। यहाँ एकांक के लिए थे संपूर्ण आवेश पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए, ये तो मान आ गया घनत्व। अब इसके ऊपर कोई परीक्षण आवेश के कारण लगने वाले बल का मान ज्ञात करेंगे, तो अल्पांश पे लगने वाले बल के लिए क्या, DF = Q नोट, Q कौन सा, DQ अपॉन में R², समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से क्या करोगे, DF = 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन में R², और DQ का मान क्या होगा, रो इंटू dV। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 का 0 से अब कहाँ तक करोगे, V तक समाकलन करने पर, V तक समाकलन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 से F आ जाएगा, ये DF = 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पे इसको इधर ले लो Q नोट को, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी रो ले लेता हूँ, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे Q नोट लो चाहे रो लो, रो, और यहाँ Q नोट अपॉन में R² एज इट इज़, और 0 से V तक किसका हो जाएगा, dV का हो जाएगा। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, हमें पता ही है, F हो जाएगा, ये लो, एक स्टेप मैंने कम कर दिए, ध्यान रखना, ये ऐसे DF है 0 से F तक, और एक स्टेप कम करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, F = रो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन में R², 0 से V तक। इसलिए फिजिक्स इजी है,
क्योंकि फिजिक्स एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक ही बात को हम बार 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 पढ़ते हैं, जिसके कारण अपने को वो क्लास में ही याद हो जाती है। इसलिए कहता हूँ फिजिक्स से इजी आपकी लाइफ में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। देखो एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, कितने बार पढ़ ली? 3 बार पढ़ ली, और कम से कम 3 बार इसी चैप्टर में हम मिनिमम 3 बार और पढ़ लेंगे। एक ही चीज़ को कितने बार? 6 बार पढ़े हो क्या किसी सब्जेक्ट को 6 बार? एक ही सब्जेक्ट को, एक ही टॉपिक को एक जैसा हमने पढ़ा है बिल्कुल फिजिक्स में, ऐसे ही हम कंपेयर कर करके पढ़ेंगे, बहुत ईजी पार्ट। तो रेखीय आवेश घनत्व हो गया, पृष्ठ हो गया, आयतन हो गया, तीनों आवेश हो गए, सतत आवेश हो गए, तीनों के बारे में आपने क्या दे दिया? आवेश को वितरित कर दिया। इसके कारण इन पृष्ठों के ऊपर या आपके पास में आयतन पे या किसी रेखा पे दूसरे अन्य परीक्षण आवेश के कारण लगने वाले बल का मान भी आपने ज्ञात कर लिया। याद रखने वाली क्या बात है, कंफ्यूज करेगी आपको, क्या? घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। इसकी भी अपने पास में दवाई है। एसएमएस में प्रत्येक बीमारी की दवाई मिलती है। देखिएगा यहाँ पे बात आती है रो। रो किसके लिए? तार के लिए। तार में क्या होता है? करंट होता है, और तार के हाथ लगाओ आपको पता चलेगा, ले मरेगा आपको। ध्यान रखना, यदि तार के हाथ लगाओगे तो आपको ले मरेगा। यदि तार आपको ले मरेगा तो उसका नाम क्या लिख दिया आपने? लेमड़ा कर दिया। फिर बात करते हैं सिग्मा। आज तक हमने प्रकृति में जो भी जीव देखे या तो उनके सींग होते नहीं हैं, होते हैं तो सिर्फ 2 सींग होते हैं। अब कहोगे सर 12 सींग के तो 12 सींग होते हैं। नहीं बेटा, मूल 2 ही सींग होते हैं, बाकी शाखाएं होती हैं। तो सिग्मा, यदि कोई आप 2 पृष्ठों की बात कर लें, विमाओं की बात कर लेते हैं, 2 विमा बोले तो अपने पास में कौन सी? एक्स वाई, 2 तल ले लिए, एक्स तल वाई तल आपने ले लिए, तो उन तल की बात करेंगे तो वहाँ पे 2 तल का मतलब सींग से याद रह जाएगा। सींग कितने होते हैं? 2, तो 2 वाले में क्या लेंगे? सिग्मा। और फिर अपने पास में रो बोले तो एक्स वाई जेड। 3D हम पढ़ते हैं, मैथ में 3D का नाम आते ही रोने लग जाते हैं भैया। तो वो क्या है? रो। जहाँ पे 3D आ जाए, यहाँ पे 3 डायमेंशन आ जाए, वहाँ पे हम क्या ले लेंगे? आवेश घनत्व क्या होगा? रो। सिग्मा वाले पृष्ठ में आपके सिग्मा, और रेखा में तो ले मरेगा। सींग 2 होते हैं, 3D आते ही रोने लग जाते हैं, और अपने को याद हो जाएंगे। कुछ नया याद रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, भूलना भी नहीं है। घर पे गाय होगी, भैंसवा होगी, उन सबके 2-2 सींग होते हैं, तो सींग आपको याद हो ही गए होंगे। 3D आते ही वैसे रोते आए हो आप, जैसे 10th क्लास में भी रोए होंगे, 11th में भी रोए होंगे, 12th में भी रोओगे। तो उसे हम 3D हो गया, और ये वाला लेमड़ा आपको ले ही मरेगा। ये था आपका आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। कंप्लीटली 1 मिनट का काम है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्लियर है और आपको याद भी हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो उससे पहले आपको सब कुछ याद होगा, क्योंकि ये अपने काम में आएंगे भैया। आज के लिए धन्यवाद।